बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि हम डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल पार्ट करने के बाद इसके थ्योरी के पार्ट को पढ़ेंगे, क्योंकि न्यूमेरिकल पार्ट करने के बाद थ्योरी आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, स्पेशली विथ नॉन फाइनेंशियल एंड कॉमर्स बैकग्राउंड्स। तो आज हम इस थ्योरी को कवर करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। तो इसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, नंबर 1 है आइडेंटिफाई द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन डेप्रिसिएशन, कि डेप्रिसिएशन में कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। इसके बाद एक्सप्लेन द अल्टरनेटिव मेथड्स ऑफ कॉस्ट एलोकेशन, के कौन कौन से मेथड हैं, इंक्लूडिंग टाइम बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स। इसके अलावा रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन को कैसे रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा एक्सप्लेन दी कंसेप्चुअल इश्यूज रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन मेथड्स, अंडरस्टैंड द डिस्क्लोजर ऑफ द डेप्रिसिएशन के रूल्स क्या कहते हैं। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, अंडरस्टैंड एडिशनल डेप्रिसिएशन मेथड्स इंक्लूडिंग ग्रुप एंड कंपोजिट मेथड्स, कंप्यूट डेप्रिसिएशन फॉर पार्शियल पीरियड्स, एक्सप्लेन द इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जब इनमें कोई प्रॉब्लम आ जाए और उनकी इम्पेयरमेंट यानी कि डी वैल्यू उनको करना पड़े तो कैसे करना होता है। अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन फॉर इनकम टैक्स पर्पसेस, जब इनकम टैक्स पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है डेप्रिसिएशन का, ये भी देखेंगे। एक्सप्लेन चेंजेस एंड करेक्शन ऑफ डेप्रिसिएशन में अगर कहीं गलती आपने कर दी चार्ज करने में तो उसकी करेक्शन करेंगे। अंडरस्टैंड एंड रिकॉर्ड डेप्लीशन, और डेप्लीशन को भी हम देखेंगे कि इसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं और ये चीज़ क्या होती है। सबसे पहले हम देखेंगे फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन डेप्रिसिएशन। पॉइंट नंबर 1, डेप्रिसिएशन है क्या। इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग, ये आपको डेफिनेशन याद करनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इस तरह की होती है। डेफिनेशन अक्सर आती है डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग इन अ सिस्टमेटिक एंड रेशनल मैनर, यानी कि सिस्टमेटिक एक सिस्टम के ज़रिए आप इसको अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा एक रेशनल तरीका होता है जो कि रेशनल कास्ट आपको एक फाइनेंशियल पीरियड को चार्ज करते हैं। The total cost of an asset held for more than 1 year as an expense to each period benefited by the asset, कि आपके पास 1 साल से ज़्यादा की लाइफ वाला जब एसेट पड़ा होता है तो उसको हर साल जितना वो इस्तेमाल किया जाता है उस साल में उसकी उतनी कास्ट जितना उसको इस्तेमाल किया जाए उसकी कास्ट को एलोकेट करना उसी टाइम पीरियड के लिए, इसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। द टोटल एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन बेस डेप्रिसिएबल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इज द डिफरेंस बिटवीन द परचेज प्राइस एंड द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि जो आपने परचेज प्राइस जो जब परचेज किया जाता है और उसमें से जो रेजिडुअल वैल्यू होती है माइनस करने के बाद जो बाकी होती है कास्ट, वो डेप्रिसिएबल होती है। उसी को हमने डेप्रिसिएट करना होता है। रेजिडुअल वैल्यू को हम डेप्रिसिएट नहीं करते। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट एन अटेम्प्ट टू रिफ्लेक्ट द मार्केट वैल्यू, यानी कि जो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मतलब ये नहीं होता कि जो इसकी वैल्यू है अब वो मार्केट की वैल्यू को ही शो कर रही है। ऑफ एन एसेट लैंड विच जनरली हैज़ एन अनलिमिटेड लाइफ एंड ऑफ फ्यूचर सेलिंग प्राइस हायर दैन इट्स कॉस्ट इज़ नॉट डेप्रिसिएटेड। वो चीज़ एक हमारा जो प्रैक्टिस क्वेश्चन करते थे हम जो पास्ट एग्ज़ाम के, वो भी हमारे 2-3 रहते थे, आई थिंक 3-4 रहते थे, वो भी हम करेंगे खैर। और उसमें एक क्वेश्चन एक जगह पे आया था और अक्सर लोगों ने मुझसे पूछा था कि लैंड पे डेप्रिसिएशन कैसे। इनफैक्ट वो उसमें कोई और ऑप्शन था ही नहीं, मतलब हम वो क्वेश्चन ही इनफैक्ट गलत था। तो उस वक्त हमने जब लैंड का कहा था तो हमने कह दिया था, लेकिन इनफैक्ट लैंड पे भी डेप्रिसिएशन नहीं लगती, क्योंकि
जब आप इसको परचेज़ करते हैं तो इसकी हमेशा वैल्यू जो है अपवर्ड जाती है, अप्रिसिएट होती है, बढ़ती है। तो इसलिए वो एसेट जिसको आप परचेज़ करें और उसकी कीमत आने वाले बाद के पीरियड में बढ़े, उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगती। तो वो जो थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी, अगर आप लोगों में से किसी ने क्वेश्चन किया था तो वो कन्फ्यूजन भी अपनी करेक्शन कर लें। इसके अलावा नेक्स्ट जो है, द टर्म डेप्रिसिएशन डिस्क्राइब द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट्स सच एज प्लांट, प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट। द टर्म डेप्लीशन, अच्छा ये तो डेप्रिसिएशन की थी कि जो टेंजिबल एसेट्स हैं सच एज प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इन पे हम क्या लगाते हैं, डेप्रिसिएशन। द टर्म डेप्लीशन डिस्क्राइब्स द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एसेट्स सच एज ऑयल, गैस, मिनरल्स एंड टिम्बर। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पे जो हम कॉस्ट को रिडक्शन उनको लगाते हैं उसको डेप्लीशन कहते हैं। द टर्म अमोर्टाइजेशन डिस्क्राइब्स द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स सच एज पेटेंट्स एंड कॉपीराइट्स। अब तीन चीज़ें यहाँ पे अपने ज़हन नशीन कर लेनी है। एक यहाँ पे डेप्रिसिएशन, और इसके बाद हमने पढ़ा है डेप्लीशन, यहाँ पे लिखा था ये डेप्लीशन, और उसके बाद अमोर्टाइजेशन। ठीक है जी। अब तीनों में फ़र्क क्या है? डेप्रिसिएशन हम लगाते हैं प्लांट, प्रॉपर्टी और इक्विपमेंट पे जो टेंजिबल एसेट है, जबकि अमोर्टाइजेशन जो है इनटेंजिबल पे लगाते हैं, और डेप्लीशन जो होती है नेचुरल रिसोर्सेज पे हम लगाते हैं। तो ये याद आप रख लें, अक्सर इसमें से क्वेश्चन आता होता है। अमोर्टाइजेशन इज़ आल्सो समटाइम यूज्ड एज सिनोनिम फॉर डेप्रिसिएशन एंड डेप्लीशन, यानी कि अमोर्टाइजेशन को हम डेप्रिसिएशन और डेप्लीशन का सिनोनिम भी काउंट किया जाता है। इसके बाद थर्ड नंबर पे, ए कंपनी कंसीडर्स 4 फैक्टर्स इन कंप्यूटिंग ए पीरियोडिक डेप्रिसिएशन चार्ज, यानी कि जो कंपनी होती है वो क्या कंसीडर करती है? 4 चीज़ें। क्या क्या? एसेट की कॉस्ट, उसकी सर्विस की लाइफ, उसकी रेजिडुअल वैल्यू और मेथड ऑफ एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। मेन जो ये चीज़ भी कंसीडर करनी है, और जितने का परचेज़ किया, जितनी उसकी लाइफ है और रेजिडुअल लाइफ। जैसे कि हमने क्वेश्चन भी किए तो उनमें से हमने यही किया था कि जो परचेज़ प्राइस होती थी उसमें से रेजिडुअल वैल्यू माइनस कर लेते थे, और बाकी जो उसकी वैल्यू बचती थी उसके जितनी उसकी सर्विस लाइफ होती थी उस पर डिवाइड करते थे, तो हमारे पास स्ट्रेट लाइन का मेथड हो जाता था। अब मेथड हमने कौन सा अप्लाई करना होता है ये डिपेंड करता है, और उसकी मेथड पे ही एनुअली जो हमने कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है फाइनेंशियल पीरियड को, वो वेरी भी कर सकती है। सॉरी, यहाँ पे हमने 3 पॉइंट अभी पढ़े, इसके बाद चौथा यहाँ पे है। द कॉस्ट ऑफ एन एसेट इंक्लूड्स, कॉस्ट ऑफ एसेट में क्या क्या चीज़ शामिल होती है? ऑल एक्विजिशन कॉस्ट और रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द बेनिफिट एक्सपेक्टेड फ्रॉम द एसेट। ठीक है जी। और उससे जिससे हमने फ़ायदा लेना होता है वो एसेट होता है, और उसको परचेज़ करने पे जितनी काम। दीज एक्विजिशन कॉस्ट इंक्लूड द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, इसमें से जो जो लवाजमात होते हैं चीज़ एसेट को परचेज़ करके लाने तक के लिए, वो सारे इसमें शामिल होते हैं। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट प्राइस उसकी फ्रेट के चार्जेस, उसको असम्बल करना, उसको खड़े करना, फिक्स करना, इंस्टॉल करना, या उस पर टेस्ट वगैरह लगाना, ये सारे के सारे एसेट की प्राइस में शामिल होते हैं। नंबर 5 है सर्विस लाइफ, कि एक एसेट की सर्विस लाइफ कैसे हम मेजर करते हैं? इज़ अ मेजर ऑफ द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ सर्विस एक्सपेक्टेड फ्राम एन एसेट बिफोर इट्स डिस्पोजल, कि ये डिस्पोजल से पहले कितने यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है या कितने साल चल सकता है, उसी को हम सर्विस लाइफ कहते हैं। ए कंपनी में मेक दिस मेजरमेंट इन यूनिट्स ऑफ टाइम, टाइम के हिसाब से भी, यूनिट्स ऑफ एक्टिविटी, और आउटपुट से भी हम कह सकते हैं कि उसकी इतनी सर्विस है। सर्विस लाइफ इज़ लिमिटेड बाय फिजिकल काजेज़ इंक्लूडिंग वियर एंड टीयर फ्राम यूज़, डिटोरिएशन फ्राम द passage of time and damage and destruction and functional causes through obsolescence and inadequacy, भी ये सारी की सारी चीज़ें जो है उसकी सर्विस लाइफ को इम्पेक्ट करती हैं। नेक्स्ट जो है पॉइंट है रेजिडुअल वैल्यू।
जो कि हमने पढ़ी हुई। रेजिडुअल वैल्यू मतलब साल्वेज वैल्यू, कि जब इसकी लाइफ पूरी हो जाएगी तो जो एसेट बचेगा उसकी लाइफ कितने की वो बिक सकता है एसेट, तो उसको रेजिडुअल लाइफ कहते हैं। ज़रा रीडिंग कर लेते हैं। द रेजिडुअल वैल्यू साल्वेज वैल्यू ऑफ एन एसेट इज़ द नेट अमाउंट दैट कैन बी एक्सपेक्टेड टू बी obtained फ्राम द disposition of the asset at the end of service life. Because the residual value is difficult to estimate, it is often ignored or recorded at a standard percentage of cost. Such treatment of the residual value are acceptable unless the effects are material. नॉर्मली आप जो रेजिडुअल वैल्यू किसी की डिटरमिन नहीं कर सकते, इसलिए कोई परसेंटेज के 10% 5% उसको आप डिटरमिन कर लेते हैं और उस पर कोई नॉर्मली ऑब्जेक्शन भी नहीं करता। समटाइम्स ए कंपनी एक्सपेक्ट्स एन एक्विजिशन ऑफ द कंपनीज कंप्यूटर द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द ऑब्लिगेशन एंड रिकॉर्ड्स दिस अमाउंट विद both as an increase in the cost of the asset and as the obligation. तो यहाँ पे जो है इम्पॉर्टेंट बात क्या थी, रेजिडुअल वैल्यू, जो उसकी रिमेनिंग लाइफ होती है और उसके लिए हार्ड फास्ट रूल कोई नहीं कि कितनी आप कहते हैं, और अंदाज़ा भी पक्का नहीं होता, और इसलिए इस पे कोई जो है कोई अथॉरिटीज़ इस पे ऑब्जेक्शन भी नहीं करती। उसके बाद 9वें नंबर पे है टाइम बेस्ड मेथड्स आर एप्रोप्रिएट व्हेन, कि जब आप किसी एसेट का कहते हैं कि उसकी लाइफ इतने साल है, ये इतने जो है डेकेड्स है, तो वो कैसे ठीक हो सकती है। एंड एसेट्स लाइफ इज़ अफेक्टेड प्राइमरीली बाय द पासेज ऑफ टाइम। नॉर्मली जब टाइम आप पीरियड कंसीडर करते हैं तो वो ऐसी नेचर होती है, जब टाइम गुजरता जाता है तो वो उसकी लाइफ जो है ख़त्म होना शुरू हो जाती है, भले वो उससे आउटपुट हासिल हो या ना हो। रेदर दैन बाय द अमाउंट ऑफ यूजेज, टाइम बेस्ड मेथड्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 जनरल कैटेगरीज, के उसको कैसे जनरल कैटेगरीज में आप डिवाइड कर सकते हैं जो टाइम बेस्ड डेप्रिसिएशन होगी। एक को स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं एंड दूसरी को एक्सेलरेटेड मेथड, इसको मैकर भी कहते हैं। द स्ट्रेट लाइन मेथड allocates a constant depreciation charge to each period of the asset's life. It is appropriate when the benefits from the asset are expected to remain approximately constant over the period. जब आप ये समझते हैं कि एक एसेट को नॉर्मली इक्वल यूज़ किया जा रहा है पूरी पीरियड में और उससे फ़ायदा भी एक जैसा लिया जा रहा है, तो नॉर्मली वहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज़ अप्लाइड। इसके अलावा जो है एक्सेलरेटेड, जो कि हमने न्यूमेरिकल यहाँ पे इसका नहीं किया था और ना ये एडवांस लेवल का है, और इसमें एक परसेंटेज दी जाती है कि पहले साल में आपने ज़्यादा परसेंटेज, वो 37 समथिंग कुछ परसेंटेज होती, उसकी वैल्यू डिप्रिसिएशन लगानी होती है, उसके बाद जो है ना वो रिड्यूस होती जाती होती। तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि आप जब एसेट परचेज़ करके आते हैं तो कंपनी को बहुत सारा पैसा एकदम पे करना पड़ता है, तो जब डेप्रिसिएशन की अमाउंट ज़्यादा होगी तो उसके एसेट की जो है आपकी बैलेंस शीट में से एक्सपेंस ज़्यादा निकल जाता है, और जब आपका एक्सपेंस बढ़ता है, ज़्यादा निकलता है, तो आपका प्रॉफिट कम होते हैं। प्रॉफिट कम होने की वजह से आपको टैक्स भी कम पे करना पड़ता है। इसलिए जब एसेट महंगा कोई ख़रीदा जाए और उस पर जो स्टेट है या गवर्नमेंट जो है उसको थोड़ा सा बेनिफिट देना चाहती है, तो वो ये मेथड अप्लाई किया जाता है, एक्सेलरेटेड डिक्लाइनिंग चेन चार्ज। ये मेथड्स और appropriate when the benefits from the asset are expected to decline over each period of use। और उससे ये भी होता है कि पहले साल उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, आने वाले साल में जो प्रोडक्शन है उसकी डिमांड कम हो सकती है या वैसे प्रोडक्शन होती कम है। द सिलेक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर डिक्लाइनिंग डेप्रिसिएशन मेथड इज़ बेसिकली arbitrary because generally a specific declining depreciation method cannot be matched against the expected pattern of declining revenue. Accelerated methods include the sum of the years digits method and declining balance method। ये दोनों मेथड को भी आप एक्सेलरेटेड और डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड भी कहते हैं।
इसके बाद 11 पॉइंट है डेप्रिसिएशन ऑन मर्चेंडाइजिंग एसेट्स एंड एसेट्स यूज्ड फॉर सेलिंग। आपने कोई चीज़ बिजनेस के लिए ला रखी है एज ए मर्चेंडाइज या सेलिंग के लिए। जनरल एंड एडमन फंक्शंस is expected currently, however depreciation charges are not always expensed immediately. A company initially capitalizes depreciation on its manufacturing assets as part of the cost of the inventory produced through an increase to its goods in process and inventory account. When the inventory is sold, the company reports this depreciation on the income statement as a part of the cost of goods sold. The company carries depreciation on unsold units as part of the inventory asset value on its balance sheet. तो उसमें क्या होता है कि आपका जो रिमेनिंग पीरियड होता है उसको आप जो आपकी इन्वेंट्री शो हो रही होती है उसमें उसकी कॉस्ट एलोकेट कर लेते हैं। जब वो चीज़ें सेल होती हैं तो आप उसको डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगा देते हैं। तो ये भी एक होता है जो मर्चेंडाइजिंग पे नॉर्मली जो आपने सेल एंड परचेज के लिए चीज़ें रखी होती हैं उन पे डेप्रिसिएशन अप्लाई नहीं होती। इसके अलावा जो है कंसेप्चुअल इवैल्यूएशन ऑफ डेप्रिसिएशन कि कंसेप्चुअली आप इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। द चॉइस ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड कैन हैव सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन कंपनीज रिपोर्टेड इनकम एंड एसेट्स। आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं और मेथड की चॉइस पे डिपेंड करते हुए आपके इनकम पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जिनसे आपकी इनकम ओवर शो होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिनसे अंडर स्टेट की जाती है। ऑल्दो इट्स टोटल इनकम ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट विल बी अनअफेक्टेड। ओवरऑल जो है उस एसेट से हमने जितनी भी डेप्रिसिएशन करनी होती है अल्टीमेटली उसी की कास्ट के बराबर ही करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं करते। ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि पहले साल में अगर कुछ उसकी इनकम पे इम्पैक्ट और पड़ रहा है, बाद में आने वाले पीरियड में और पड़ेगा, अल्टीमेटली बैलेंस हो जाता है। In selecting a depreciation method, a company should attempt to match total cost, including expected repair and maintenance cost associated with the asset with the benefits expected from the asset. आपका asset से कितना फ़ायदा आपको होने वाला है और उस पर बाद में आने वाले पीरियड में आपको रिपेयर पे भी खर्चे करने पड़ते हैं। इसलिए डेप्रिसिएशन आने वाले पीरियड में जब इसकी लाइफ 3-4 साल गुजर जाती है तो कम होनी चाहिए ताकि उसकी जो है ओवरऑल कास्ट ज़्यादा ना पड़े और आपके प्रॉफिट हैं अंडरस्टेट ना हो। लिहाजा शुरू में जो है ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करनी चाहिए और बाद में कम चार्ज करनी चाहिए। ये लॉजिक भी बनता है ताकि हर फिनेंशियल पीरियड को इक्वली जो है उसकी कास्ट बढ़ती रहे। एक कंपनी शुड आल्सो कंसीडर द इफ़ेक्ट ऑफ चेंजिंग प्राइसेस कि जब प्राइस अगर चेंज करेंगे तो उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा एंड द रिस्क एसोसिएटेड विद द कैश फ्लोज फ्राम द एसेट। नॉर्मली जो कैश फ्लो हो रहा होता है आज के पीरियड में जो मनी की वैल्यू आने वाले पीरियड में उसकी वैल्यू कम होती है। इसलिए आज अगर जितनी डेप्रिसिएशन आप अवेल कर लेंगे वो आपके लिए बिजनेस के लिए फ़ायदेमंद है। डेप्रिसिएशन इज़ नॉट अ मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एन एसेट। जो डेप्रिसिएशन है वो जो है एक बिज़नेस के जो एसेट है वो उसकी वैल्यू डिटर्मिनेशन का कोई मेथड नहीं है एंड इज़ नॉट रिकॉर्डेड टू फंड द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। और ये मेथड ये भी नहीं है कि आप जितनी डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं वो आप यूज़ करेंगे कि आप उससे एसेट रिप्लेस कर लें। डिस्क्लोजर ऑफ डेप्रिसिएशन का क्या कहता है? APB opinion number 12 requires a company to make the following disclosure related to its depreciation कि जब आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो आपको कौन सी एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिनेंशियल स्टेटमेंट में ऐड करनी पड़ती हैं। नंबर A डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड के उस पीरियड में कितना डेप्रिसिएशन आपने चार्ज किया। नेक्स्ट पॉइंट बैलेंसेज ऑफ द मेजर क्लासेस ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स के अब आपके पास जो एसेट्स हैं उनकी कितनी वैल्यू है बाय नेचर ऑफ और फंक्शन एट द बैलेंस शीट डेट जब आप बैलेंस शीट बनाते हैं। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कि अब तक जितने आपने टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगाई यानी कि पहले साल में अगर 10,000, दूसरे साल में 8,000, तीसरे साल में 7,000 तो टोटल कितनी बनती है 10 और 8 18 और 7 25 तो टोटल 25,000 जो होगी तीनों सालों की डेप्रिसिएशन उसको क्या कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। आइदर बाय मेजर क्लास ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स और in total at the balance sheet date and
और इस पे पॉइंट डी है, ए जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथड और methods used in computing depreciation with respect to the major classes of depreciable assets, कि आपने कौन से एसेट पे कौन सा मेथड आपने लगाया। इसके अलावा एडिशनल डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा अप्लाई किया जा सकता है। एक कंपनी यूजिंग ग्रुप डेप्रिसिएशन कैपिटलाइजेज द कॉस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ होमोजेनियस सिमिलर एसेट्स, यानी कि एक ही किस्म के अगर आपके पास एसेट्स हैं, छोटी छोटी मशीनरी आप यूज़ हो रहे हैं, तो उनका एक ग्रुप बना लें, तो सबको एक दफ़ा ही अप्लाई कर दें इन अ सिंगल एसेट अकाउंट एंड डेप्रिसिएट्स द कॉस्ट ऑफ सिंगल एसेट, तो उसको आप सिंगल एसेट काउंट करते हैं। द कंपनी बेसिस the group depreciation rate on the average life of the group assets and applies the rate each period to the balance in the group account. It accumulates depreciation in a single contra asset account. The company records the retirement of an individual asset by the credit to the asset of the asset's original cost and debit to the accumulated depreciation for the difference between the cost and the proceeds received. It does not record a gain or loss in the assets until the asset in the group have been retired. Then the company recognizes the total net gain or loss on the group basis. तो ग्रुप की बेस को ही आप कंसीडर करते हैं, बाकी प्रोसीजर सारा सेम वही रहता है डेप्रिसिएशन लगाने का। नेक्स्ट पॉइंट है 15 नंबर पे, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं जो ओवरऑल डिप्रिसिएशन में हम कंसीडर करते हैं, तो पॉइंट वाइज आपको याद भी रहेंगे। ओवरऑल पॉइंट नंबर याद रखना ज़रूरी नहीं, बल्कि सिर्फ आप कंसेप्ट उनमें से लेंगे कि किस टर्म का क्या मतलब बनता था। एक कंपनी में यूज़ कंपोजिट डेप्रिसिएशन, कंपोजिट का क्या मतलब होता है, इकट्ठा, विद हेटेरोजेनियस के मुख्तलिफ चीज़ें थी, एसेट्स दैट हैव सम वर्ड सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स इन और पर्पज़, कि अगर उनका मकसद एक है और उनकी करेक्टरिस्टिक्स मिलती जुलती हैं फंक्शन के लिहाज से, इट अप्लाइज कंपोजिट डेप्रिसिएशन इन द सेम वे एज ग्रुप डेप्रिसिएशन। जैसे आप ग्रुप डेप्रिसिएशन लगाते थे, इस तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें और एक जैसी चीज़ें सबको मिला के, सबको अगर मिलाएंगे, हेमोजीनियस और हेटेरोजीनियस दोनों होंगी, तो उनको कंपोजिट डेप्रिसिएशन कहेंगे। अगर होमोजीनियस सिर्फ होंगे तो उसको ग्रुप डेप्रिसिएशन करेंगे। बोथ ग्रुप ऑफ कंपोजिट डेप्रिसिएशन सिंपली a company record keeping particularly for large number of low cost items. However, the methods may mask faulty estimates and refer gains and losses beyond the period of occurrences. नेक्स्ट पॉइंट है रिटायरमेंट एंड रिप्लेसमेंट, कि कब आपने एसेट को डिस्पोज ऑफ कर देना है, कि उसका यूज़ ख़त्म कर देना और उसको डिस्पोज ऑफ कर देना है, या जब वो काम करना छोड़ दे या उसका फ़ायदा ना रहे तो उसको बेचें और एक नया लेके आएँ, तो उसको क्या कहते हैं, रिटायरमेंट एंड रिप्लेसमेंट मेथड रिकॉग्नाइज डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओनली व्हेन एन एसेट इज़ रिटायर्ड और रिप्लेस्ड। जब आपने उसको रिप्लेस कर दिया तो उसकी डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर उसने कुछ पीरियड आपने उसको यूज़ किया तो उसका जितना पीरियड आपने यूज़ किया उसकी डेप्रिसिएशन आपने लगानी है, और आने वाले एसेट पे जितनी भी उसकी लाइफ बनेगी जितनी। एक कंपनी यूजिंग द रिटायरमेंट मेथड एक्सपेंसेस द कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एसेट, कॉस्ट ऑफ द ओल्ड एसेट को आपने डेप्रिसिएट करना है, लेस रेजिडुअल वैल्यू, उसमें रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद डेप्रिसिएट करना है। व्हेन द एसेट इज रिटायर्ड, जब वो रिटायर्ड हो जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है, ए कंपनी यूजिंग द रिप्लेसमेंट मेथड एक्सपेंसेस द कॉस्ट ऑफ द न्यू एसेट, के न्यू एसेट की कितनी कीमत है, लेस रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द ओल्ड एसेट, के ओल्ड वैल्यू की जितनी थी उस जो पुराना एसेट था जितने का बिका या जो उसकी रेजिडुअल वैल्यू थी उसमें से माइनस कर लेंगे। When it is acquired, जब आप नया खरीदेंगे, neither method matches expenses with revenue in each period of the asset's life. However, retirement and replacement method are sometimes used by railroads and public utilities. उसके बाद है डेप्रिसिएशन फॉर पार्शियल पीरियड, कि अगर आपने पूरा पीरियड एक एसेट को नहीं खरीदा इस्तेमाल किया बल्कि कुछ पीरियड के लिए, तो उसकी डेप्रिसिएशन कैसे ट्रीट की जाएगी। कंपनीज कॉमनली यूज 3 अल्टरनेटिव्स टू कंप्यूट डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। डेप्रिसिएशन मे बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट होल मंथ, कि आपने ये नहीं करना कि 15 दिन करें या 16 दिन करें, अगर 15 दिन से ज़्यादा है तो पूरे महीने का लगा दें। कंसीडरिंग एसेट्स परचेज ऑन और बिफोर द 15th ऑफ द मंथ एज ऑनवर्ड फॉर द होल मंथ,
कि अगर 15 या उससे पहले आप परचेज़ करेंगे तो पूरे महीने की लगा देंगे। एंड एसेट परचेज आफ्टर द 15th एज नॉट ऑन ड्यूरिंग द मंथ। और अगर 15 तारीख के बाद रिसीव करेंगे तो ये समझें कि उस महीने में आपने ख़रीदा नहीं, अगले महीने को कंसिडर करेंगे। डेप्रिसिएशन में बी कंप्यूटेड टू द नियरेस्ट होल ईयर, कि आपने टोटल साल पे आपने लगानी होती है। कंसिडरिंग एसेट्स परचेज ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 मंथ एज ऑन फॉर द होल ईयर। अगर पहले 6 महीनों में आपने ख़रीदी थी और 6 महीने के अंदर अंदर तो पूरा साल को लगा दें। एंड एसेट परचेज ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ एज नॉट ऑन ड्यूरिंग द ईयर। अगर आखिरी 6 महीनों में आपने कहीं ख़रीदा तो ये समझिए कि उस साल में आपने ख़रीदा ही नहीं था, तो पूरे साल को कंसीडर करें। अगर पहले हिस्से में साल के पहले हिस्से में अगर ख़रीद लिया था पहले 6 महीनों में, तो आप ये समझें कि पूरा साल उस पर लगाना है। अगर बाद में जो देखेंगे कि 6 महीने गुजरने के बाद आप अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप उसको ये समझें कि जैसे आपने ये एसेट लिया ही नहीं था। 1/2 ईयर्स डेप्रिसिएशन। अगर 1.5 साल हो तो उसका क्या मामला है? मे बी चार्ज ऑन ऑल एसेट परचेज्ड और सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। जो आपने साल में ख़रीदे हों तो उसको 1.5 साल के भी आप डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। इसके बाद है इम्पेयरमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, कि जब आप प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट ख़रीदते हैं उसकी कोई लॉसेस हो जाते हैं या उसके फंक्शन अच्छे नहीं रहते, तो इम्पेयरमेंट कैसे करेंगे? कि मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कुछ और उसकी वैल्यू शो हो रही है और हकीकत में कम हो जाती है, तो उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप रिक्वायर्स दैट कंपनी रिव्यू इट्स प्रॉपर्टी, कि वो रिव्यू करे प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी फॉर इम्पेयरमेंट व्हेन इवेंट्स और चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट दैट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट मे नॉट बी रिकवरेबल, कि जो बुक वैल्यू शो हो रही है वो उससे रिकवर नहीं की जा सकती, तो उसकी वैल्यू रिड्यूस करें और रिड्यूस करने के मेथड को इम्पेयरमेंट कहते हैं। टू टेस्ट फॉर इम्पेयरमेंट ए कंपनी कंपेयर्स द टोटल expected cash flows undiscounted of an asset with the asset's book value, कि उसकी बुक वैल्यू अब क्या शो हो रही है और आने वाले पीरियड में वो कितनी वर्थ दे सकता है। इफ़ फ्यूचर नेट कैश फ्लोज आर लोअर दैन बुक वैल्यू, अगर बुक वैल्यू में जो शो हो रही है उससे आने वाले पीरियड में उसकी कैश इनफ्लो कम होगी, द कंपनी रिकॉग्नाइजेज एन इम्पेयरमेंट लॉस, तो आप उसको एडजस्ट करने के लिए इम्पेयरमेंट लॉस की शक्ल में उसको एडजस्ट करेंगे। फॉर दिस comparison, the company groups assets at the lowest level at which identifiable cash flows are largely independent of the cash flows of the group of assets. Next है the impairment loss is the difference क्या है impairment का loss between the assets book value, जो आप book value let's suppose 5 या 10,000 शो कर रहे थे, and its lowest fair value, और मार्केट में देखें तो वो 6,000 की है, तो दरमियान में जो 4,000 का होगा वो आपने क्या करना है? इम्पेयर करना है। द फेयर वैल्यू इज़ द अमाउंट एट विच द एसेट कुड बी सोल्ड इन द करंट ट्रांजैक्शन बिटवीन मार्केट पार्टिसिपेंट्स, कि इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट जो है इसकी रीज़नेबल या जो द फेयर वैल्यू से क्या मतलब है कि जब आप उसको मार्केट में बेचें और दो विलिंग पार्टिसिपेंट उनको ख़रीदें, एक ख़रीदे एक बेचे। इफ़ कोटेड मार्केट प्राइसेस आर नॉट अवेलेबल, अगर मार्केट से उसकी प्राइस नहीं ले सकते, दैन द फेयर वैल्यू मे बी मेजर्ड बाय द प्रेजेंट वैल्यू मेथड। प्रेजेंट वैल्यू मेथड से आपके आने वाले पीरियड में कितना उससे कैश जनरेट होगा और अगर उसको डिस्काउंट करेंगे तो कितनी वैल्यू बनेगी, उसको आप फेयर वैल्यू कहेंगे। द डिस्काउंट रेट यूज्ड इज़ द रेट ऑफ द रिटर्न दैट कंपनी रिक्वायर्ड, और जो आपकी फ्यूचर की कैश फ्लोज हैं उनको डिस्काउंट किस रेट पे करेंगे? जो उस कंपनी का रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है। रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको जो उन पे प्रॉफिट मिलता है। रिक्वायर्स फॉर सिमिलर इन्वेस्टमेंट with similar risk, the company include the impairment loss in income from continuing operations on the income statement and reports the new lower book value on the company's ending balance sheet. इसके अलावा जो है international standards for the impairment of assets are similar to US standard. However, international standards use an asset selling price to measure the impairment loss and also allow impairment losses to be reversed. तो
तो ये जो है इंटरनेशनल लॉज भी जो यूएस स्टैंडर्ड के मुताबिक ही हैं, और जो फ़र्क ये सिर्फ है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में एसेट की सेलिंग प्राइस को लिया जाता है लॉस को डिटरमिन करने के लिए, जो कि आप इम्पेयरमेंट करते हुए डिटरमिन करते हैं। एंड आल्सो अलाउज इम्पेयरमेंट लॉसेस टू बी रिवर्स्ड, कि आपको अगर इम्पेयरमेंट लॉस हुआ है तो आने वाले वक्त में आप किसी एसेट से रिकवर करवा सकते हैं। डेप्रिसिएशन एंड इनकम टैक्सेस, कि डेप्रिसिएशन जो आप लगाते हैं ओवरऑल उस बिज़नेस के इनकम पे क्या, उसके टैक्स की लाइबिलिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जितनी ज़्यादा डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे उतना आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा। इन शॉर्ट आपको बताऊं तो रीडिंग कर लेते हैं, बाकी यही बात लिखी होगी। द पर्पज़ ऑफ इनकम टैक्स डेप्रिसिएशन मेथड इज़ टू स्टिमुलेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट थ्रू रैपिड कैपिटल कॉस्ट रिकवरी, कि आप रैपिड कॉस्ट रिकवरी होती है उससे कि आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं और आपको एक अमाउंट रिकवर होती है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। इन कंट्रास्ट अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इज़ यूज्ड इन द डिटर्मिनेशन ऑफ अकाउंटिंग इनकम। अकाउंटिंग में इसका क्या होता है तरीक़ेकार, कि जितनी आप डेप्रिसिएशन लगाते हैं आपने ओवरऑल उसका इनकम पे इम्पैक्ट देखना होता है। हुज पर्पज़ इज़ टू फेयरली रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स ऑफ द कंपनीज एक्टिविटीज़ फॉर अ पीरियड। आप इक्वली क्यों उसको चार्ज करते हैं, ताकि हर साल का प्रॉफिट जो है वो एक लाइन में चल रहा हो, आपको समझ आ रहा हो। ये नहीं एक साल में आपने एसेट परचेज़ किया, सारी डेप्रिसिएशन उस पर लगा दें और कंपनी लॉस में चली जाए। द यूज़ ऑफ डिफरेंट डेप्रिसिएशन मेथड्स फॉर द इनकम टैक्स रिपोर्टिंग एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज़ एक्सेप्टेबल एंड कॉमन। तो मुख्तलिफ मेथड यूज़ किए जा सकते हैं रिपोर्टिंग के लिए और टैक्स की कैलकुलेशंस के लिए। नेक्स्ट है फॉर एसेट परचेज बिफोर 1981, अगर कोई एक एसेट 1981 से पहले खरीदा, द मेथड डिस्क्राइब अर्लियर आर रिक्वायर्ड फॉर इनकम टैक्स रिपोर्टिंग। तो उस इनकम टैक्स रिपोर्टिंग का जो उस वक्त प्रिवेलिंग लॉ होगा वो उस पर अप्लाई होगा। फॉर एसेट्स परचेज्ड इन द ईयर 1989, अगर 89 से लेके 81 से लेके 86 तक परचेज किया था, द एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम एक्कर्स, इसको मॉडिफाइड भी कहते हैं मैकर्स, मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम इज़ यूज्ड, इसको MACRS मॉडिफाइड एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी सिस्टम कहते हैं। रूल अप्लाई टू एसेट परचेज्ड इन 1987, अगर 87 में ख़रीदा, एंड लेटर मैकर डेप्रिसिएशन डिफर्स फ्राम द डेप्रिसिएशन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इन 3 मेजर वेज। अगर बाद में आप ये करते हैं तो उससे किस तरीके से डेप्रिसिएशन में फ़र्क आ सकता है। द मैकर मैंडेटेड टैक्स लाइफ इज़ यूजुअली शार्टर दैन द इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट, के मैकर आप अप्लाई करेंगे तो एसेट हो सकता है कि 7-8 साल चले, लेकिन आप 3 साल में उसकी रेजिडुअल वैल्यू माइनस करने के बाद बाकी जितनी वैल्यू थी डेप्रिसिएट कर चुके होते हैं। मैकर्स एक्सेलरेटेड कॉस्ट रिकवरी एक्सेप्ट फॉर बिल्डिंग एंड मैकर्स इग्नोर द रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू भी मैकर में नहीं लगाई जाती। ईच डिफरेंट लोअर इनकम टैक्सेस पेएबल इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द एसेट्स लाइफ, के पहले सालों में ज़्यादा उस पर डेप्रिसिएशन लगाई जाती है। हाउएवर ओवर द एसेट्स टोटल लाइफ द सम ऑफ द टोटल डेप्रिसिएशन एंड द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल विल इक्वल अंडर द इनकम एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट है ये मैकर का अगर ये तरीका लगाया जाता है। मैकर स्पेसिफाइज lives recovery period to be used for the classes of assets, the following method are specified। मेथड कौन सा है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस है। तो मैकर्स की लाइफ इन ईयर कितनी हो सकती है, ताक में होगी 3, 5, 7 मतलब कि अर्ड में, और ये एंड पे 10 ईयर्स। अच्छा 150% डिक्लाइनिंग बैलेंस क्या है 15 to 20, और स्ट्रेट लाइन में कितना है ये रेट बनेगा। 1/2 years depreciation is recorded in the year of acquisition and in the last year of the maker's life। Residual value is not considered under maker। maker में residual value determine नहीं करते। The IRS has published tables to simplify the maker's calculation। These tables are illustrated in the exhibit 11.3 of the main text। इसके बाद 26 है companies may use the straight line method over mandated life as an alternative to maker for income tax reporting। जहाँ पे maker आपको अलाउ है लेकिन आप फिर भी straight line method अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चेंजेस एंड
करेक्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन आप जब लगाते हैं तो उसमें कोई गलती हो जाए तो उसको करेक्शन कैसे करेंगे। फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड स्टेटमेंट नंबर 154 विच इज़ डिस्कस्ड फुली इन चैप्टर 23 स्पेसिफाइज हाउ अ कंपनी मेक चेंजेस एंड करेक्शन इन डेप्रिसिएशन फॉर द फॉलोइंग सिचुएशन। क्या क्या सिचुएशन में आप ट्रीट करेंगे उसका। ए चेंज इन एन एस्टिमेट ऑफ द रेजिडुअल वैल्यू, कि रेजिडुअल वैल्यू की एस्टिमेट में चेंज आ गई और लाइफ सर्विस लाइफ उसकी चेंज में आ गई। ऑफ करंटली ऑन्ड एसेट जो आपके पास अभी हो इज़ अकाउंटेड फॉर प्रोस्पेक्टिवली, तो आपने उसको जिस दिन से लिया है एसेट को उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। एलोकेटिंग दी अनडेप्रिसिएटेड कास्ट ओवर द न्यू रिमेनिंग लाइफ, तो जितनी उसकी वैल्यू रहती होगी उसको नए जो पीरियड उसका लाइफ का डिटरमिन करेंगे उस हिसाब से एडजस्ट की जाएगी कंसीडरिंग दी न्यू रेजिडुअल वैल्यू। आपने उसके बाद न्यू रेजिडुअल वैल्यू को माइनस करना होता है और जो बुक वैल्यू चल रही होती है उसके साथ एडजस्ट करना होता है। ए चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड फॉर करंटली ऑन्ड एसेट इज़ आल्सो अकाउंटेड फॉर प्रॉस्पेक्टिवली। अगर आप मेथड चेंज करते हैं तो भी आपने उसका जहाँ से इम्पैक्ट पड़ रहा है वहीं से कंसिडर करने के बाद एंड तक लेके चलना था। नेक्स्ट है ए करेक्शन ऑफ एन एरर इन डेप्रिसिएशन इज अकाउंटेड फॉर एज प्रायर पीरियड एडजस्टमेंट टू करेक्ट द कंपनीज प्रीवियस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो पहले जो उसका इम्पैक्ट हो चुका था उसको भी ठीक करेंगे। एंड एन एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड रिटेन अर्निंग, और उनका इम्पैक्ट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और रिटेन अर्निंग पे जो इम्पैक्ट पड़ा था उसको भी आपने करेक्ट करना होगा। अच्छा जी, यहाँ से हम पढ़ेंगे डेप्लीशन और उसके बाद होंगे एमसीक्यूज़, और एमसीक्यूज़ को हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में, एक ही सेशन में वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये अभी हम सिर्फ पढ़ेंगे डेप्लीशन। डेप्लीशन का क्या मतलब है जी, अभी हमने पढ़ा भी था कि नेचुरल रिसोर्सेज पे डेप्लीशन का मेथड अप्लाई किया जाता है। 28 है डेप्लीशन, द एलोकेशन ऑफ द डिप्लीटेबल कॉस्ट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज वेस्टिंग एसेट्स, द पीरियड when benefits are received is normally recorded on the basis of the activity method. The total number of the units expected to be extracted is the activity measure. जितने उससे यूनिट्स निकाले जा सकते हैं ओवरऑल आपने उसकी टोटल कास्ट उन यूनिट्स पे डिवाइड करनी होती है। लेकिन अल्टीमेटली आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि जितनी प्रोडक्शन एक पीरियड में होगी उसी पे उतनी ही कास्ट अप्लाई करेंगे। व्हेन एडिशनल capital expenditure are made or estimates are revised, the company calculates a new depreciation rate। ठीक है जी। नेक्स्ट है tangible assets, क्या होते हैं, such as buildings whose life is dependent on the life of the natural resources are depreciated over the shorter of the life of the resource using the same activity method or to the life of the asset itself। तो डिपेंड करता है कि एक ज़मीन है वहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज हैं तो उसको उसकी लाइफ भी उस हिसाब से एडजस्ट होगी। क्यों, ओवरऑल तो डेप्रिसिएशन आप ज़मीन पे नहीं लगाते, लेकिन उससे उसकी कोई जो कारआमद चीज़ है उसको निकाल लेंगे तो फिर उसकी लाइफ कम हो जाती है और उस पर आपने चार्ज करना होता है उसको कास्ट को। नेक्स्ट है जी 30 नंबर पे, फॉर इनकम टैक्स पर्पजेज ए कंपनी में यूज़ परसेंटेज डेप्लीशन स्टैट्यूटरी डेप्लीशन इंस्टेड ऑफ द कास्ट डेप्लीशन डिस्क्राइब्ड अर्लियर। तो आप उस पर परसेंटेज डेप्लीशन का मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। अंडर परसेंटेज डेप्लीशन स्टेटेड परसेंटेज ऑफ ग्रॉस इनकम मे बी डिडक्टेड एज डेप्लीशन एक्सपेंस, तो उसको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में एज डेप्लीशन एक्सपेंसेस आप ऐड कर सकते हैं। परसेंटेज डेप्लीशन ओवर द लाइफ ऑफ द एसेट मे एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द एसेट लेस द एक्सपेक्टेड रेजिडुअल वैल्यू, तो इससे उसकी जो है वैल्यू बढ़ भी अमाउंट ज़्यादा भी चार्ज की जा सकती है, जैसे कि आपकी उसकी परचेज वैल्यू माइनस रेजिडुअल वैल्यू के हिसाब से अगर परसेंटेज वाला मेथड अप्लाई करें। परसेंटेज डेप्लीशन इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फॉर फिनेंशियल रिपोर्टिंग, तो फिनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए डेप्रिसिएशन वाला मेथड ठीक नहीं होता। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट फेज़ में एमसीक्यूज़ थ्योरी की बेस पे, और फिर उसके बाद हमारे डेप्रिसिएशन का जो है टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। और हाँ, ज़रूरी बात,
आपसे ये कहना थी कि कई सारे जो है मुझे क्यूरीज आई थी कि उनको ये पता ही नहीं है कि हमने कास्ट और ऑडिट भी स्टार्ट की हुई है। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा। हमने तकरीबन कास्ट अकाउंटिंग के 10 लेक्चर और ऑडिटिंग के भी 8-9 तक हमने कर लिए हैं, और उनका भी मैंने लिंक आपको दे दूंगा नीचे आज। वो भी आप फॉलो करें, अगर आप कर रहे हैं तो वेरी गुड, अगर नहीं कर रहे तो वो भी कवर करें। और हम इंग्लिश ग्रामर के भी कुछ पढ़ चुके हैं और वोकेबलरी के भी कुछ पढ़ चुके हैं। अब आने वाले पीरियड में हमने स्पीड लगानी है, तो ज़रा तेज़ हो जाएं और उसके लिए तैयारी पकड़ लें, क्योंकि फिर हमने अल्टीमेटली मूव करना है प्रैक्टिस टेस्ट की तरफ। तो जल्दी से उसमें पार्टिसिपेट भी करें, और जो प्रोसेस आपके एंड पे है वो उसको इनिशिएट कर लें, ताकि हम जो है फर्दर जो वेबसाइट डेवलपमेंट का फेज़ है उसको स्टार्ट करके पीरियड स्टार्ट होने से पहले पहले मैं जो है आपके पेपर्स वगैरह भी फाइनलाइज कर लूँ। तो ये सारी जो आपकी चीज़ें हैं आपके एंड पे हैं, ज़रा उसको जोश जज्बे के साथ आप एंड करें। बाकी मैं भी आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ। मैं कितनी सारी प्रायोरिटीज़ अपने काम जो है उनको सेट असाइड किया हुआ है, ताकि जो है जिन्होंने मेरे साथ उम्मीद लगाई है, उम्मीद रखी है मुझ पे एज ए टीचर, मुझे जो है फॉलो भी कर रहे हैं, और मैं भी चाहता हूँ कि वो अगर मुझ पे रिलाय कर रहे हैं तो मेरी वजह से जो है किसी के फ्यूचर का नुकसान ना हो। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो आप लोग अवेल करें। तो बी पॉजिटिव एंड होप फॉर द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू।